नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट तीसरे में सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे टॉप 30 MCQs, वो भी फुल एक्सप्लेन के साथ बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हो सकते हैं। यह आपके लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कहें लाजवाब प्रश्न होंगे। ये सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करेंगे, सभी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है तो यहाँ पे आई कार्ड पे एक लिंक आएगा, आई कार्ड पे तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट का। 30 प्रश्न रहेंगे और 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 30 ऑफ 30। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 ऑफ 30। तो देखते हैं आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवेदना को ज्ञान की पीढ़ी माना जाता है क्योंकि यह जो संवेदना है वह ज्ञान की प्रथम पीढ़ी माना जाता है, क्योंकि यह बालक के शारीरिक विकास का द्योतक है, बालक के मानसिक विकास को प्रोन्नत करता है, या बालक की भाषा का विकास करता है, या उपयुक्त सभी होगा। उपर्युक्त सभी वाले 3 से 4 प्रश्न आपके रहेंगे। प्रत्येक 30 क्वेश्चन में 3 से 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से एक आपका उपर्युक्त सभी वाला नहीं होगा, बाकी उपर्युक्त सभी वाले ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है, संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है क्योंकि बालक के मानसिक विकास को प्रोन्नत करता है। क्या है? जो बालक का मानसिक विकास होता है उसकी प्रोन्नत करता है, मानसिक विकास को, ना कि शारीरिक विकास को, भाषा विकास को, केवल मानसिक विकास को प्रोन्नत करता है। इसलिए संवेदना को ज्ञान की प्रथम सीढ़ी माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जो बालक होता है, बालक के शारीरिक विकास को, कैसा विकास? बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक जो होता है वह कौन सा होगा? पौष्टिक भोजन, सुरक्षा की भावना, खेल कूद, आनुवंशिकता। सही आंसर जानेंगे इसके पहले सब्सक्राइब कर लेंगे सभी मेरे मित्र, और वीडियो को दिल से लाइक कर लेंगे। इसका सही एवं सटीक आंसर जान लेते हैं। बालक के शरीर विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक आपका आनुवंशिकता कहलाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? आनुवंशिकता हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बुद्धि का मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? जो बुद्धि का मोज़ेक मॉडल है किसने दिया था? तो आपकी कैटले ने दिया था। नोट कर लेंगे, किसने दिया? कैटले ने। बुद्धि का मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? अगर एग्जाम में आ गया तो आपको कैटले यहाँ पे क्लिक करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख रहे हैं, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर सीखना स्थायी होता है, सुनकर सीखना स्थायी होता है, समझकर सीखना, या देखकर? तो दोस्तों, जो समझकर, अगर कोई चीज़ आप समझकर करते हैं तो वह स्थायी होता है। अगर समझ लेंगे आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, तो जो स्टोर हो जाएगा तो आपके पास होगा, 24 आवर सर्वाइवल होगा। तो जो समझ कर सीखना वह आपका स्थायी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था सबसे जटिल अवस्था होती है। यह बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था वाली अवस्था होती है। तो ये कथन किसका है? तो यह कथन आपका स्टेनले हाल का है। स्टेनले हाल ने कहा है जो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहलाती है। यह कथन जो आपका स्टेनले हाल का है। तो बाय ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? प्रश्न यह है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क और जिज्ञासा, निरीक्षण, ये 3 चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। तर्क करना, जिज्ञासा उत्पन्न होना और निरीक्षण करना, ये जो शक्ति, तीनों शक्तियां हैं, विकास होता है किस वर्ष के? 7 वर्ष के आयु के बालक में, 7 वर्ष के आयु के बच्चों में, 9 वर्ष के, 11 वर्ष के, या 6 वर्ष के? तो तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, ये जो शक्तियां हैं, जब 11 वर्ष के आयु में बालक होता है तो ये तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, ये शक्तियों का विकास होता है। यानी कि बच्चा जब 11 वर्ष के आयु में ये तीनों निरीक्षण जो शक्तियां हैं आपकी, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, इनका विकास हो जाता है 11 वर्ष के आयु में। अगला प्रश्न देखेंगे,
अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये आपके वर्ग 2 में पूछा गया था और पिछले ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन रहे हैं? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव। दोस्तों स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव, इन सभी का वीडियो मैं पार्टिकुलर बना चुका हूं अलग अलग पार्ट वाइज, तो आप लोग वो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट मिलेगा या इंड स्क्रीन पर एक दो वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपके? तो सही आंसर एवं सटीक आंसर जानेंगे तो आपको हो जाएगा कोहलर। क्या है? कोहलर जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट में बेहतरीन स्कोर करिए, सभी क्वेश्चनों का कमेंट करिए, सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करें। यहाँ पर गलती हो चलेगा दोस्तों, लेकिन सिलेक्शन पे गलती नहीं होना चाहिए, यानी कि रियल एक्चुअल एग्जाम जहाँ देना वहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर गलती करके अपनी गलतियों को जरूर सुधारें, क्योंकि हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन की बात करते हैं, आपके सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, आपके अध्यापक या शिक्षक बनने की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता ही आता है। 16 वर्षीय बालक बुद्धिलब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है। बालक कितना है? 16 वर्षीय बालक है, वह बुद्धिलब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? कितने वर्ष होगी मानसिक आयु? तो आइए इसका सटीक आंसर जानेंगे। 16 वर्षीय बालक बुद्धिलब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? इसके लिए एक क्वेश्चन आता ही आता है इस टाइप का, तो इसके लिए सूत्र होता है बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दे रहा है? 16 वर्षीय बालक बुद्धिलब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, मानसिक आयु निकालना है। तो मानसिक आयु हमें m मान लेते हैं, वास्तविक आयु आपका 16 वर्ष दिया हुआ है, 16 कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देंगे। ठीक है, अब बुद्धिलब्धि यहाँ पे दिया है, IQ हमें निकालना है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 75 अंक प्राप्त करता है, कितने अंक प्राप्त कर रहा है? 75, तो यहाँ पर हम लोग 75 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब ये आपका m बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बराबर क्या हो जाएगा? m को इधर करेंगे और इसको इधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 वर्ष आ जाएगा। 12 वर्ष कैसे आ जाएगा? देखिए यहाँ पे एक ट्रिक और बताता हूँ। जैसे आपका देखिए बहुत ज़्यादा आपको गुणा भाग नहीं करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, सभी को एक बार चेक करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आपका मानसिक आयु निकालना, तो पहले ए ऑप्शन रखेंगे, 15 12 गुणे 100 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 100 कर लेंगे। अब देखिए टोटल कितना आ रहा है, इसको आपको 3 से काटना पड़ेगा, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 4 आ गए, 4 एकम 25 से काट लीजिए। अब 25 पंचे 125 हो रहा है, यहाँ तो 75 अंक ही दिया है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे 12 वाला। अब 12 बटे आप 16 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 100 करिए। अब यहाँ पे करिए 16 को 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 तीन 12 आ गया, 4 एक कम 4 और 25 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 25 तक कितना होता है? 75। ये 75 अंक दिया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 12 ही सही हो जाएगा, यानी मानसिक आयु कितनी होगी? 12 होगी। तो हमें अदर करना भी जरूरत नहीं, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना है। आपको इतना पता है IQ लेवल यानी कि बुद्धिलब्धि बराबर सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। अब मल्टीप्लिकेशन 100 इतना आता है बस। तो जो चीज़ हो सभी ऑप्शन में रख के आपको ट्राई कर सकते हैं, जो आपका सही आ जाए वही आंसर होगा। तो यहाँ पे 12 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? तो सभी लोग जानते हैं टर्मन है। टर्मन आपके बुद्धिलब्धि मापने के जन्मदाता माने जाते हैं। और मानसिक आयु वास्तविक आयु भाग देने का प्राप्त होता है, और उसमें 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे IQ कहा जाता है। और सब टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के साथ बुद्धिलब्धि के वितरण की तालिकाएं भी तैयार की थी, जिनमें विभिन्न बुद्धिलब्धि गुणांकों के लिए बालकों व व्यक्तियों की प्रतिशत संख्याएं भी दी थी। ठीक है, तो प्रतिशत संख्याएं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ये पूरा डिटेल के साथ ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएंगे कि सर बोल तो रहे हैं यहाँ पे और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के यहाँ पे डिफिनेशन करेंगे। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, बुद्धि लब्धि के जन्मदाता, मापने की जन्मदाता आपके टर्मन है, और बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था, तो गिलफोर्ड ने किया था। क्या यहाँ पे दिया है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के अगर प्रतिपादन पूछ लिया जाए तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे गिलफोर्ड हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न आपको पता है, द्विखंड, त्रिखंड, इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, तो सभी लोगों को कंठस्थ कर लेना है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। समझिएगा ध्यानपूर्वक, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार, जब अवलोकनीय व्यवहार की बात की जाए तो ये आपके सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संबंध में आएगा। अवलोकनीय व्यवहार आ गया तो क्या हो गया, आपका व्यवहारवादी सिद्धांत के संबंध में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में ही कुछ आंसर होते हैं, बस समझने की बात होती है। अगला प्रश्न है, खेल कूद में सामाजिकरण की प्रक्रिया की तीव्रता का आधार होता है। जो खेल कूद है, इस सामाजिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता का आधार किसका होता है, अंतःक्रिया का, प्रेम एवं सहानुभूति का, सहयोग का, या इनमें से सभी का। तो खेल कूद में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया तीव्रता से, देखिए अंतःक्रिया भी होती है खेल कूद में, अंतःक्रिया भी तो होती है, प्रेम एवं सहानुभूति भी होती है क्योंकि खेल कूद टीम मेंबर होता है, समूह में होता है, सहयोग में भी होता है, ये सभी क्या हो, इनमें सभी हो जाएंगे। ये तीव्रता आधार सभी है। खेल कूद में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया में तीव्रता के आधार हैं, प्रेम एवं सहानुभूति भी है, अंतःक्रिया भी है, और आपका सहयोग भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है। जो सीखने की शक्ति है वही उसी बुद्धि माना जाता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका बकिंघम का है, सभी लोग नोट कर लेंगे। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन आपका बकिंघम का है। और ये सभी पीडीएफ फाइल पाने के लिए कल दोस्तों अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें, और टेलीग्राम सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आपको नोट्स या पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई बालक अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह किस प्रकार का परीक्षण होगा। यदि किसी परीक्षण में कोई बालक जो है अनेक परीक्षाओं द्वारा अनेक परीक्षकों द्वारा, तो समझ सकते हैं एक ही कॉपी है और बहुत सारे टीचर यानी 8, 10, 12, 15 शिक्षक जो है आपकी कॉपी को जांचें। कोई भी बच्चे को आप 8, 10 शिक्षक मिलकर अलग अलग कॉपी जांचते हैं, उसके आप बाद भी समान अंक बच्चा प्राप्त करता है, तो वह किस प्रकार का परीक्षण कहलाएगा, तो वह वैध, क्या हो जाएगा, वैध परीक्षण कहला जाएगा। क्या हो जाएगा, वैध। क्योंकि अगर 8-10 यानी कि काफ़ी सारे शिक्षक अगर उस कॉपी को जांच रहे हैं, बालक के कॉपी को समान अंक पा रहा है, तो वैध आपका होगा, परीक्षण वैध कहलाएगा। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। जो संवेगात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास के जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन आता है, तीव्र परिवर्तन होता है, तो यह सभी लोग जानते हैं। किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जो जटिल अवस्था होती है, इस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो वह आपके किशोरावस्था है। और सभी मेरे प्यारे मित्र जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस और आपके एग्जाम में को ध्यान पे रखकर, यानी कि सिलेक्शन को ध्यान पे रखकर ही क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। जो बालक हैं उनको वंशानुक्रम से क्या प्राप्त होता है। देखिए वांछनीय आदतें भी प्राप्त होती हैं और आपके वातावरणीय संबंधी आदतें भी प्राप्त होती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, अवांछनीय और वांछनीय आदतें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ और सा होगा, ये ध्यान रखना है। वांछनीय आदतें और अवांछनीय आदतें जो है बालक के वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। जो वांछनीय आदत है, अवांछनीय आदत, ये दोनों आदतें आपके वंशानुक्रम से बालक को ही मिलता है। तो आपका क्या हो जाएगा, आ सा दोनों, यानी कि द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि बालक किस सामाजिकरण में सहयोग करता है। तो बालक किस सामाजिकरण में परिवार भी सहयोग करता है और आपका विद्यालय भी सहयोग करता है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सा ऑप्शन। बालक के सामाजिकरण में सहयोग करता है, परिवार भी करता है, विद्यालय भी, तो आपका सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, सामाजिकरण के निम्नलिखित साधनों में से सबसे प्रमुख साधन कौन सा होता है।
जो सामाजिकरण के साधन हैं, जैसे खेल हो गया, शिक्षा हो गया, सामाजिक नियंत्रण, सामुदायिक कार्यक्रम हो गए, ये सभी जो प्रमुख साधन कौन सा कहलाएगा? प्रमुख की बात की गई, सबसे प्रमुख साधन, तो वह शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो सामाजिकरण के लिए सबसे प्रमुख साधन कहलाता है, शिक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन का अनोखा काल माना गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। ये वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। जीवन का अनोखा काल माना गया आपके बाल्यावस्था को माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पैर की ओर होना निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत कहलाता है? तो गर्भावस्था के समय जो भ्रूण का विकास होता है वो सिर से पैरों की ओर अगर होता है, वो होता भी है, तो ये कौन सा सिद्धांत? तो ये आपके क्या है? सिफेलोकाउडल क्या कहलाता है? सिफेलोकाउडल। ये नोट कर लेंगे, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत, जो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है आप लोगों को भी दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे बाय ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिफेलोकाउडल जो है आपका सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के आधार पर ही गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पैर की होना सिद्धांत कहलाता है। कौन सा विकास? सिफेलोकाउडल। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है दोस्तों, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, वृद्धि को पर्यावरण भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है और आहार भी। ये तीनों चीज़ें जरूरी है। पर्यावरण मतलब आसपास का जो आवरण है वो भी जरूरी है वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य होना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और आहार भोजन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। भोजन लेंगे तो सभी आपके, ठीक है, तभी विकास होगा। तो वृद्धि का संबंध होता है, सभी लोग समझ सकें, वृद्धि मतलब क्या होता है? हाथ पैर का बढ़ना, ठीक है, वजन बढ़ना, ये सारी वृद्धि होती है। हड्डियों का बढ़ना, सब चीज़ें हैं, आकार में वृद्धि होना बालक के, तो ये सब चीज़ें तीनों आपके, ये सभी कारक इम्पॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से कि मनोविज्ञान के अनुसार जो बुद्धि क्या है? किसे? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि है, सीखने की क्षमता भी होती है और आपके अमूर्त चिंतन की योग्यता भी कहलाती है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बुद्धि है, सीखने की क्षमता भी है और आपका अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो आ और बा यहाँ पर दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे दा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को दिल से लाइक कर लेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे होंगे और क्वेश्चन को रीड कर रहे होंगे। अगला प्रश्न यह है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया? विकास का ऐसा कौन सा काल है जिसको अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया? तो सभी लोग जानते हैं वह किशोरावस्था ही ऐसा अवस्था है दोस्तों, अत्यधिक दबाव या तनाव का काल कहा गया। जब दबाव तनाव ऐसे भी विकास में बात क्या है बालक की, तो ज़्यादातर 90% जो ऑप्शन होता है आपकी किशोरावस्था तरफ ही जाता है, तो 90% चांसेज आपकी किशोरावस्था के ऑप्शन पर ही टिकता है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है, जो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है दोस्तों, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। पहले सिर से पैर होती है, बालक की जो शारीरिक जो होती है वह सिर से पैर होती है, और क्रियात्मक विकास जो होता है मध्य से बाहर होती है, शरीर के मध्य से बाहर होती है। तो ये आपकी दशा है, बाय ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सटीक आंसर है आपका। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालक का विकास परिणाम है, जो बालक के विकास का परिणाम क्या होता है? वंशानुक्रम का परिणाम है, वातावरण का, या वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का? तो सही आंसर, सटीक आंसर होगा, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपके संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था होगी। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वह आपकी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था होगी। अगर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को एक बार पॉज करके भी आप लोग, यानी कि वीडियो को रोक कर भी आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाएगी? दोस्तों, पियाजे जी के अनुसार जो है अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जिन्होंने
देखिए अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, उसके अनुसार जो है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाए। अब यहाँ पे संशोधित की बात आ गई है तो सभी लोग जान सकते हैं वह आपका समावेशन ही कहलाएगा। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना तो वह आपकी प्रक्रिया जो होगी वह समावेशन ही कहलाएगी। तो आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास जो है कुछ विशेष सिद्धांत है उन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए दोस्तों, जो मानव विकास है कुछ विशेष सिद्धांत है जिन पर आधारित है वह समान से विशिष्ट है, निरंतरता है और अनुक्रमिकता है। ये जो 3 सिद्धांत हैं इन पर आपके जो मानव विकास है सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन प्रतिवर्ती सिद्धांत के पर आधारित नहीं है। तो क्वेश्चन विकास नहीं है तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निगेटिव क्वेश्चन था दोस्तों यह। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। जो प्रेरणा है वह छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन किसका है? तो यह थॉमसन का है। थॉमसन ने थाम कर यह बात बोली थी। थॉमसन ने थाम कर यह बात बोली कि जो प्रेरणा है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो यह कथन आपका थॉमसन का हो जाएगा। और अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, सीखने की खेल विधि बालकों की किस अवस्था में अधिक उपयोगी होती है? देखिए दोस्तों, सीखने की खेल विधि, सीखने की खेल विधि जो होती है ये बालकों की ऐसी किस अवस्था है, कौन सी अवस्था जो सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है? खेल विधि जहाँ पर बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं, स्पोर्ट करते हैं, तो वह अवस्था कौन सी होगी? देखिए युवा अवस्था में तो ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, लेकिन सीखने की बात की जा रही है। परिपक्वता में होगा नहीं क्योंकि ये परिपक्व चुका होता है। पूर्व शैशवावस्था में इतना खेल विषय समझने लायक बच्चा होता ही नहीं है। तो बात आएगी बाल्यावस्था की। जब बच्चा बाल्यावस्था होता है यानी सीखने की खेल विधि बालकों की बाल्यावस्था के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। किस अवस्था के लिए? आपके बाल्यावस्था के लिए सबसे उपयोगी विधि खेल विधि होती है। तो ये रहा दोस्तों आपके आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगे होंगे। और 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम बात करते हैं आपके सिलेबस की बातें करते हैं और आपके सिलेक्शन की बात करते हैं। तो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करें और सभी क्लासेज आपको मिल जाएगी यहाँ पर। सभी प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों हम बात करते हैं हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। और यहाँ पर आपको शिक्षा जगत का चैनल है तो शिक्षा जगत की वीडियो यानी शिक्षक भर्ती रिलेटेड ही आपको वीडियोज मिलेंगे। तो एक बार चैनल को दिल से लाइक करें और सब्सक्राइब कर लेगा। बस दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वो दिन दूर नहीं है जहाँ पर एक सरकारी सीट यानी सरकारी अध्यापक के तौर पर, शिक्षक के तौर पर आपकी नियुक्ति होगी और किसी सरकारी विद्यालय में आप पढ़ा रहे होंगे। वह दिन दूर नहीं है दोस्तों। बस मेहनत करिए, तैयारी में लगे रहिए। बस दोस्तों आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे, स्वस्थ रहें हमेशा। बस आसपास सफाई बनाए रखें, स्वच्छता बनाए रखें, जिससे आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। बस दोस्तों ईश्वर से यही कामना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।